अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं समीउल्लाह खान और आप देख रहे हैं ट्रैवल फॉर लव। ये सफ़र मोहब्बत की तलाश में है जो हमें सिंध, शुमाली इलाका जात, सहरा, समुद्रों में लिए फिरता है। आज की मंजिल पारसियों की कॉलोनी है जो कि कराची में है। पारसियों की कहानी और तारीख़ बताने से पहले इतना बताता चलूँ कि नीत्शे, जिसके फ़लसफ़े ने सारी दुनिया हिला डाली, पारसी मज़हब के बानी ज़रतुश्तरा से मुतासिर था। ये पारसी कॉलोनी आपको बैकग्राउंड में नज़र आ रही है और ज़रतुश्तरा को ही ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए नीत्शे ने अपनी शोरह आफ़ाक़ किताब में उनका ज़िक्र खैर किया। किताब का नाम है थस स्पोक ज़रतुश्तरा। कराची की पारसी कॉलोनी की हिस्ट्री तो हम आपको बताएंगे, कब बुनियाद रखी गई, पारसियों के अकायद भी बताएंगे और वो गलत फहमियाँ भी आपको बताएंगे जो आप समझते हैं कि ठीक हैं, यानी कि आप समझते हैं वो आग की पूजा करते हैं क्योंकि आपने सुना और आपने यकीन कर लिया। ऐसा नहीं है। वो अपने मुर्दों को दफनाते क्यों नहीं है, ये भी आपको बताएंगे। अगर दफनाते हैं तो उनके कब्रिस्तान पाकिस्तान में कहाँ कहाँ है, ये भी बताएंगे। अगर आग की पूजा नहीं करते तो आग उनके टेंपल में क्या कर रही है, ये भी बताएंगे। हिंदुस्तान में क्यों आए जबकि ये ईरान का मज़हब है, ये भी आपको बताएंगे। फ़िलहाल आगाज़ करते हैं इस कॉलोनी से। इस कॉलोनी का नाम सोहराब कैटरिक पारसी कॉलोनी है, जिसकी बुनियाद 21 मार्च 1923 को जश्न नौरोज़ के दिन उस वक्त के सिंध के कमिश्नर जी.आर. लिव ने रखी। यहाँ 1000 गज़ के 58 प्लॉट्स हैं। इस कॉलोनी से जब नकल मकानी शुरू की किन्होंने, पारसियों ने, तो लोगों ने इस पर कब्ज़ा करना शुरू किया, इसको नुकसान पहुंचाना शुरू किया। तो सिंध कल्चरल हेरिटेज प्रिजर्वेशन एक्ट 1994 को सिंध गवर्नमेंट ने 2000 में इस कॉलोनी पे अप्लाई किया कि यहाँ की इमारतों को अब गिराया नहीं जा सकता। इस कॉलोनी का नाम एक पारसी बिजनेसमैन के नाम पे रखा गया जो सन 1900 में इंडिया आए और पिंडी में काम का आगाज़ किया। कहा जाता है कि ये एक ताजिर के यहाँ क्लर्क के तौर पे काम करते थे। फिर इन्होंने कराची का रुख किया जहाँ कार्ट्रिक एंड कंपनी के नाम से बिजनेस शुरू किया। किस्मत के इस धनी ने दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की, मगर जल्द ही खल्क़े खुदा की खिदमत करते हुए अल्लाह को प्यारे हो गए। इन्होंने वैसे तो बहुत काम किए, लेकिन इनका कैटरिक बैंड स्टैंड जो कि क्लिफ्टन में है ख़ासी अहमियत कामिल है। दोस्तों ये देखें, हर्म्स कैटरिक विलेज। हर्म्स वो पहली जगह है जहाँ से मुसलमानों के तसल्लुत के बाद इन्होंने हिजरत करके जहाँ रहायश रखी थी पारसियों ने। और ये भी आपको बताता चलूँ कि पारसी बहुत अमन पसंद लोग होते हैं। बाकी बातें आगे चल के। इस कॉलोनी में इन्होंने 18 ऐसे फ्लैट बनवाए, किसने, जिनके नाम पे ये कॉलोनी है, उन्होंने, जो उन लोगों को दिए जो किराया नहीं दे सकते थे। कराची की एक बड़ी बिल्डिंग सेंट जॉन्स एम्बुलेंस बिल्डिंग भी इन्होंने ही अतिया की थी। कराची में पारसियों की आबादी का निस्फ से ज़ायद इस वक्त 50 साल की उम्र की हद अबूर कर चुका है। नौजवान खून गैर मुल्क जा चुका। फायर टेंपल के 3 प्रीस्ट में से 2 की उम्र 80 बहारें देख चुकी है। ना ही इन मजहबी पेशवाओं का कोई जानशीन है और ना ही हिंदुस्तान से कोई ट्रेंड मजहबी पेशवा इधर आने की उम्मीद है। बल्कि ये कहा जाता है कि वो मजहबी पेशवा कहते हैं कि अगर हमें दुनिया की सारी दौलत भी दे दी जाए तो हम पाकिस्तान के शहर कराची में नहीं आएंगे। ज़ाहिर है इनसिक्योरिटी है उनको। ये सोचकर भी खौफ आता है कि पाकिस्तान से मोहब्बत निभाने वाले चंद अफराद मुस्तकबिल में जब बग़ैर पुजारी या मजहबी पेशवा के इबादत गाहों को देखकर आंसू बहाएंगे तो अपनी किस्मत पर किस कदर अफसरदा हो जाएंगे। कराची में पारसियों की आमद का सिलसिला तो अंग्रेज़ के तसल्लुत के आस पास मिलता है, लेकिन इनकी आबादी का तखमीना 1881 तक महज 937 तक ही महदूद था। ये तखमीना एक अंग्रेज़ राइटर अलेक्जेंडर बेले ने हिंदुस्तान की मरदमशुमारी से लेकर अपनी किताब कराची पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में लिखा है। इस किताब का जिक्र मैंने बाबा आइलैंड वाले अपने व्लॉग में भी किया था,
आपको अगर नहीं पता तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बाबा आइलैंड एक ऐसा आइलैंड है जो 300 साल से कायम है। उसके नाम की वजह तस्मीया भी बड़ी कमाल है और इतना पुरअमन आइलैंड है कि आपको हैरान होगा कि कराची में है लेकिन इतना पुरअमन है, जहाँ पिछले 35 से 50 साल में महज एक कत्ल हुआ है और वहाँ पुलिस स्टेशन पे कोई कंप्लेंट भी दर्ज नहीं होती। लेकिन उनकी सख्ती गुर्बत आपको रोने पे मजबूर कर देगी। अगर बाबा आइलैंड को जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक करें, उसकी मुकम्मल हिस्ट्री जानें। अच्छा, अगर पारसियों के हवाले से हम पिछली 3 दहाइयों की बात करें तो पारसियों की मुस्तनद वेबसाइट के मुताबिक पाकिस्तान के साबिक़ दारुल हुकूमत कराची में पारसियों की तादाद 2831 जा बनती है। ये एम जिनाह रोड और गार्डन के दरमियान है, जहाँ कुर्ब जवार में एहतजाज होते रहते हैं, लेकिन इनको सिक्योरिटी फोर्सेस मुकम्मल दिफा देती हैं, यानी कि इनको मुकम्मल सिक्योरिटी देती हैं। इनकी दिफाई हदूद किसी को पार नहीं करने देती। पारसी एक खुदा को पूजती हैं। पारसी मज़हब उस वक्त ज़हूर पजीर हुआ जब बहुत से खुदाओं की पूजा की जाती थी, लेकिन ये अपने एक खुदा को अहूर मज़दा के नाम से पुकारते हैं। पारसी मज़हब 3 अल्फाज के घूमता है: गुड वर्ड्स, गुड थॉट्स, गुड डीड्स। अब बात रह गई आग की। आग इनके पास अलामत है विजडम की, लाइट की, रोशनी की, एनलाइटमेंट की। आप गौर से कॉलोनी को देखें, हर घर के ऊपर एक नेम प्लेट नज़र आएगी और दुख इस बात का है कि हर घर के साथ 2 से 3 घर तन्हाई का शिकार हैं, लॉक लगे हुए हैं। वहाँ अगर कोई चीज़ मौजूद है तो उस उदासी है, अफसुर्दगी है, तन्हाई है, मायूसी है और परदेस का दुख है। जाहिर है जहाँ पले बड़े हैं उस घर को छोड़ना आसान नहीं है, लेकिन रोशन मुस्तकबिल और इनसिक्योरिटी इंसान को बहुत दूर ले जाती है। अब एक नज़र पारसियों की तारीख़ पर डालते हैं। ईरान को 700 CE में पर्शिया कहा जाता था। इसका ऑफिशियल मज़हब ज़ोरोस्ट्रियनिज़्म था और उस वक्त वहाँ ससानिद अम्पायर कायम थी। पारसियों के ईरान से हिंदुस्तान आमद की वजह जंगे नहावन थी, जिसमें पारसियों के आखिरी बादशाह यज़दगर सोम को मुसलमानों ने 641 या 39 में शिकस्त फाश दी। याद रहे उस वक्त मुसलमानों के पास एक इस्लामी रियासत थी जहाँ खुलफाए राशिदीन का दौर था। पारसी मज़हब को ज़रतुश्तरा ने 1750 कबल मसीह में फैलाना शुरू किया, जो कि ससानिद अम्पायर का 1000 साल तक ऑफिशियल मज़हब रहा। पारसियों की बरसगीर में नकल मकानी को एक पारसी बहमन के कुबाद ने किस्सा सनाजन या संजान में अशार की सूरत में लिखा है। ये फ़ारसी अशार हैं और इन अशार को इन्होंने 1599 में लिखा और उस वक्त लिखा जब वो गुजराती इलाका नवसरी में मजहबी पेशवा के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। इस किस्से की स्टाइल की बात की जाए, क्योंकि हम स्टाइलिस्टिक के लोग हैं, तो ये फिरदौसी शाहनामा के स्टाइल में लिखा गया है। किस्सा अरबी में कहानी को कहा जाता है और संजान या सनाजन एक गुजराती इलाका है जहाँ पहले पारसी महाजिर आकर बसे थे। वैसे तो सूरत में आए थे, लेकिन ये वहाँ का एक इलाका है, वो पहले गुजरात में ही आए हैं, तो उसी की वजह से इस किस्से का नाम पड़ गया। इस किस्से का पहला अंग्रेज़ी तर्जुमा अंग्रेज़ लेफ्टिनेंट E.B. ईस्टविक ने जॉन विल्सन के कहने पे किया, जो कि 1844 में पब्लिश हुआ। अच्छा, इनकी जो मज़हबी सिंबल है वहाँ आपको पर नज़र आते हैं, जिसे शायद ये फरवशी कहते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ है और क्यों है? फरवशी किस किस चीज़ की अलामत है? एसेंस ऑफ गॉड इन मैन। उसके जो पर हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। उसकी जो बॉडी है, द बॉडी ऑफ द फरावशी रिप्रेजेंट्स द फिज़िकल वर्ल्ड, और जो उसका हेड है वो रिप्रेजेंट करता है कॉन्शियसनेस को। इन शॉर्ट वी कैन से दैट इट इज़ द ज़ोरोस्ट्रियन अ काइंड ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि उनकी आइडेंटिटी का आइकॉन है ये। अंग्रेज़ दौर से कबल हिंदुस्तान में
पारसियों का असर रसूख या तारीख वाज़िया नहीं है। अलबत्ता औरंगज़ेब के ज़माने में ये बम्बे आना शुरू हुए, यानी कि 1680 से 1780 के दरमियान इनकी ज़्यादा नकल मकानी हुई। ताहम इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के मुताबिक ये सिलसिला ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़ेर असर मुग़ल शहनशाह शाहजहां की वफ़ात के 10 साल बाद यानी कि 1668 में ही शुरू हो चुका था। बरतानिया के बरसगीर में कदम जमाने के बाद पारसी मुंबई के ताजिर बने और रातों रात छा गए। इसकी एक ख़ास वजह इनकी वफ़ादारी, खिदमत गुजारी और अंग्रेज़ी ज़बान पर अबूर हासिल करना था, जबकि इनके बिलमुकाबिल उस वक्त के हिंदू और मुसलमान अंग्रेज़ी की समझ बूझ में बहुत पीछे थे। बहुत सारे पारसियों ने चाइना के साथ तिजारत की और यूं लक्ष्मी देवी को अपने पर मेहरबान पाया, जबकि किस्मत की काया उस वक्त ही पलटना शुरू हो गई थी जब 17वीं सदी में इनके आबाई इलाका सूरत में अंग्रेज़ों ने पोर्ट कायम की। पोर्ट बंदरगाह को कहते हैं और सूरत गुजरात का इलाका है। आप ये भी तो सोच रहे होंगे कि हिंदुस्तान में कब आए। तो दोस्तों, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के मुताबिक हिंदुस्तान में पारसियों की आमद के मुतल्लिक कोई मुस्तनद तारीख़ या साल नहीं मालूम होता। हाँ, इतना कहा जाता है कि मुसलमानों की तरफ से इनकी नस्लकशी का खौफ इनको हर्म्स तक ले आया, लेकिन जब इन्हें महसूस हुआ कि इधर भी बहुत से पारसी अपना मज़हब खो देंगे, तो ये पहले हिंदुस्तान के इलाका काठियावाड़ में आए, फिर गुजरात में आन बसे, जहाँ आगे 800 बरस तक ये कम्युनिटी ज़राअत से जुड़ी रही और ये ज़राअत छोटे पैमाने पर किया करते थे। आजकल ये मुंबई, बेंगलोर और कराची के अलावा तरक्की याफ्ता ममालिक में भी क़याम पज़ीर हैं। वैसे पाकिस्तान के इलाके मुल्तान और लाहौर में इनका कब्रिस्तान भी मौजूद है। मुल्तान में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी के घर के आसपास इनका कब्रिस्तान है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो है क्या अपनी लाशों को दफनाते हैं, तो देखें ये एक चैरिटी वाला मज़हब है, चैरिटी पे बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं। साइलेंस ऑफ टावर हैं लाहौर में कराची में, और एक और शहर में भी शायद पाकिस्तान के हैं। वहाँ डेड बॉडी रख दी जाती है और परिंदे आके उसको नोच नोच के खा जाते हैं। ये कहा जाता है कि ये इनकी तरफ से लास्ट चैरिटी है, कि लास्ट चैरिटी आखिरी खैरात है कि उस बॉडी का क्या करना, चलो इस बॉडी को किसी की खुराक ही बना देते हैं। लेकिन जहाँ ये सहूलत मुयस्सर नहीं है वहाँ ये लाशों को दफनाते हैं। अब सवाल ये है कि अपना आबाई कल्चर और लिबास पारसी कैसे खो बैठे। तो सुनिए, जब ये गुजरात आए तो उस वक्त यहाँ जद्दी राना या जड्डी राना हुक्मरान थे। उन्होंने पारसियों को दूध से भरा गिलास पेश किया, जिसका ये मतलब था गुजरात में आपकी जगह नहीं है। लेकिन पारसियों के अक्लमंद रहनुमा ने एक चम्मच चीनी उस गिलास में शामिल करके इशारा दिया कि हम ऐसे ही घुल मिल जाएंगे जैसे ये चीनी इस गिलास में घुल मिल गई है और हम आप पर बोझ नहीं बनेंगे। तो इस शर्त पर जद्दी राना ने इनको यहाँ रहने की इजाज़त दी कि आप गुजराती सीखेंगे और हिंदुस्तानी लिबास शमूल साड़ी अपनाएंगे, जिसे इन्होंने बाखुशी कबूल किया। अब हम आपको मशहूर वो लोग बताते हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख़ में अहम किरदार अदा किया, वो पारसी लोग। लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें, कोयटा में जो है फायर कॉलोनी जो है क्रिएट की गई थी 1935 में। कोयटा की फ़र्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है और फर्स्ट प्रेस जो है वो पारसियों ने ही कायम किया था। कोयटा की जो पारसी कॉलोनी है उसमें अब 14 हाउस हैं और एक इबादतगाह है। अच्छा, अब आपको बता रहे हैं कि कौन से अजीम लोग हैं। पहले आपको हिंदुस्तान का थोड़ा सा बता दें। अगर आप साइंस और लिटरेचर की बात करें तो होमी जे भाभा जो हैं वो पारसी ही हैं, टाटा ख़ानदान भी पारसी ही है। अच्छा, पाकिस्तान की बात करें तो बिप्सी सिद्धवा लिटरेचर में कमाल की राइटर हैं। अब कराची की बात स्पेशली हो रही है तो मिस्टर बेराम डिनशा अवारी होटल तो आप जानते होंगे, इंटरनेशनल ब्रांड है। 5 होटल पाकिस्तान में हैं, 1 टोरंटो में है, कहा जाता है कि 2 दुबई में भी हैं। और जो डिनशा जी थे, बेराम डिनशा जी, इनका हॉबी क्या था? बोटिंग था। तो इन्होंने पाकिस्तान के लिए 2 गोल्ड मेडल जीते।
अच्छा, 1976 से 1981 तक एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे जस्टिस दोराब पटेल, वो भी पारसी थे। असफंदयार भंडारा, ये 2013 से 2018 तक पाकिस्तान में मेंबर कौमी असम्बली रहे, ये भी पारसी हैं और बहुत बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड जो अल्कोहल और नॉन अल्कोहल प्रोडक्ट्स के लिए मशहूर है, मरी ब्रूरी, ये उसके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। इसके अलावा जमशेद मार्कर जो कि क्रिकेट के कमेंटेटर और डिप्लोमेट थे, ये भी पारसी थे। पारसी जिस इलाके, जिस शहर, जिस मुल्क में रहे हैं, जिस रीजन में रहे हैं, उन्होंने वहाँ की इतनी खिदमत की है, वहाँ की तरक्की में इतना हिस्सा डाला है कि वो लोग शायद अपनी आखिरी सांसों तक इनकी खिदमत को नहीं भूल पाएंगे। पाकिस्तान में इनके आसपास रहने वाले लोग, स्पेशली कराची के जो आसपास रहने वाले लोग हैं, उनसे मैंने इनके मुतालिक पूछा तो उन्होंने कहा ये बहुत पुरअमन, बहुत खामोश तबाह लोग हैं। यहाँ अब जो एक पार्क है इसी कॉलोनी में, कराची की पारसी कॉलोनी में, तो वहाँ बस कोई एनुअल रिलीजियस सेरेमनी हो तो रौनक होती है, अलबत्ता वहाँ कोई भी नहीं रहता और ना ही कोई प्रॉपर जो है वहाँ कुछ होता है, कुछ तकरीब वगैरह। यहाँ आज हमारा व्लॉग ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और उस वीडियो को लोगों तक शेयर करें ताकि जिसे मैं तलाश कर रहा हूँ उस तक मेरा पैगाम पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।